एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कंसेप्ट। हो सकता है कि इस चैप्टर को थोड़ा समझने में मुश्किल है, क्योंकि 11th में इसके बारे में थोड़ा कहता है, तो वो कंसेप्ट आपको दिमाग में होगा नहीं। तो इसमें पढ़ने क्या क्या है पहले ये देख लेते हैं। तो कंसेप्ट ऑफ ईडी, कंसेप्ट ऑफ ईडी यानी एग्रीगेट डिमांड के बारे में जानना है। फिर कंपोनेंट्स ऑफ ईडी, कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, फिर कंजम्पशन फंक्शंस है, सेविंग फंक्शंस है, फिर जो है प्रोपेंसिटी, यहाँ पर जो शब्द आए हैं विद रेफरेंस टू प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसके स्तर पर, और प्रोपेंसिटी टू सेव, दो बातें हैं कि हम लोग क्या करते हैं। एक तो पहली बात जो है कंज्यूम करते हैं, दूसरी बात क्या है कि सेव करते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि जो कुछ भी प्रोडक्ट होता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं कि नहीं करते हैं। इसी वजह से तो जो कंज्यूम करता है उसे कंज्यूमर कहा गया है ना। जो कंज्यूम करता है उसे कंज्यूमर कहा गया। बात यह है कि जो है एक शब्द और है कि जिस कई सारे ऐसे भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, खुद कंज्यूम नहीं करते, या सारे के सारे प्रोडक्ट्स को वो कंज्यूम नहीं करते, तो वे क्या करते हैं, बचाते हैं। तो कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शंस जो है ये किसके रेफरेंस में देखेंगे, प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम और प्रोपेंसिटी टू सेव के रेस्पेक्ट में। फिर बात आती है कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और प्रोपेंसिटी टू सेव में क्या रिलेशन है, ये जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्री शब्द जो होगा ना, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था जब स्टार्ट कर रहे थे नेशनल इनकम का डेफिनेशन। तो नेशनल इनकम में जो है हम लोग बात करते थे वैसे इनकम या वैसी कोई भी चीज जो कि पूरे कंट्री के लिए हम लोग इन कंट्री का इन्वॉल्वमेंट समझते थे। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड जो होता है वह क्या हो गया, ओवरऑल डिमांड, मतलब पूरा देशवासी जितने भी लोग हैं, पूरा होल कंट्री जो डिमांड कर रहा है, होल कंट्री जो डिमांड कर रहा है उसे हम लोग कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। अब आगे हम लोग देखते हैं कि वह डिमांड क्या है। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड यानी टोटल डिमांड कह सकते हैं, ओवरऑल डिमांड कह सकते हैं, होल डिमांड कह सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, तो समझते हैं कि इसके कंसेप्ट को, एग्रीगेट डिमांड को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। तो बात आती है कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। Following observations need to be noted to understand the concepts of एग्रीगेट डिमांड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो कहता है कि नीचे में जितने भी ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं वे सभी हम लोगों को क्या करेंगे, मदद करेंगे किन चीजों को समझने के लिए, तो एग्रीगेट डिमांड को समझने के लिए। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड को समझने के लिए बात आती है सबसे पहले कि एग्रीगेट डिमांड डज नॉट रेफर टू द डिमांड फॉर एनी पर्टिकुलर गुड। तो क्या कहा गया कि एग्रीगेट डिमांड उन चीजों को रेफर नहीं करता, उन चीजों को नहीं बताता जिसमें कि कोई एक पर्टिकुलर गुड्स के बारे में हो। ठीक है, मतलब कि सारे गुड्स को मिला करके, पर्टिकुलर की यहाँ कोई बात नहीं है। हाँ, मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, तो उन प्रोडक्ट्स का जो है डिमांड क्या है, तो सभी को मिला करके जो होंगे वह पर्टिकुलर डिमांड्स के कहलाता था। तो जब सारे को जब मिला देंगे तो वह क्या होगा, एक तरह से एग्रीगेट डिमांड होगा। और कोई एक पर्टिकुलर गुड्स को हम लेंगे तो वह क्या होगा, इंडिविजुअल डिमांड होगा। और इंडिविजुअल डिमांड को हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, तो कहाँ देखते हैं, तो इंडिविजुअल डिमांड को हम लोग देखते थे
माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखते हैं, ठीक है। और जब ये तो किसी एक पर्टिकुलर गुड्स की और पर्टिकुलर लोगों की बात होगी, वहाँ पे डिमांड हो रहा है तो डिमांड पर्टिकुलर इंसान नहीं, तो मतलब पर्टिकुलर सामान की डिमांड हो रही है तो वह इंडिविजुअल डिमांड हो गया, उसे हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। जब यह इंडिविजुअल डिमांड की जगह पे हम क्या करेंगे, एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहे होंगे, एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहे होंगे, तो वह कहाँ पर पढ़ने को मिलेगा, वह पढ़ने को मिलेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो इस वजह से अगर ऑब्जेक्टिव्स आते हैं तो यह ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स या ऑप्शंस टू स्टडी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। तीन में दे दिया जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जैसे एग्रीगेट डिमांड, नेशनल इनकम, फिर जो है आपका हो सकता है एग्रीगेट सप्लाई। तो ये तीनों मैक्रो इकोनॉमिक्स में दे दिए जाते हैं, ऑप्शंस दे दिया जाएगा। अब चौथा ऑप्शंस होगा मेरा इंडिविजुअल डिमांड। हम लोगों को उसमें चुनना है कि कौन सा मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिमांड जो है सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स जो है वो नहीं है, तो हमारा जवाब वहाँ पे क्या होगा, इंडिविजुअल डिमांड होगा, है ना, क्योंकि इंडिविजुअल डिमांड किसका टॉपिक है, माइक्रो का, ठीक है। पार्टी कैसे पता चला, तो वहां पे क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड में किसी पर्टिकुलर डिमांड गुड्स की या सर्विसेज की बात करते हैं। इट रेफर्स टू डिमांड फॉर ऑल गुड्स। यहाँ पर देख सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड का ये डेफिनेशन बना पा रहा है, क्या है कि इट रेफर्स टू डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, ठीक है, सबसे पहली बात। अब आगे क्या कहा कि एग्रीगेट डिमांड इज ऑफन मेजर्ड फॉर द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, सो इट इज अ फ्लो कंसेप्ट। तो कहता है कि इसे हम लोग अक्सर क्या करते हैं, एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर में ही मेजर करते हैं। इस वजह से ये क्या है, फ्लो कंसेप्ट कहलाता है। ये क्या है, फ्लो कंसेप्ट होता है। सर्कुलर फ्लो में हमने पढ़ा भी था, एग्रीगेट डिमांड कैन बी मेजर्ड। अब एग्रीगेट डिमांड को हम कैसे मेजर करते हैं, तो सबसे पहली बात ये बात कहा गया कि विद रेफरेंस टू जनरल प्राइस इन द इकोनॉमी, पहली बात है। दूसरा, विद रेफरेंस टू द लेवल ऑफ इनकम ऑफ द पीपल। दो बातों से, दो तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, एग्रीगेट डिमांड हम निकाल सकते हैं। एक तो हो गया जनरल प्राइस लेवल, और दूसरा क्या होगा, लेवल ऑफ इनकम ऑफ द पीपल, ठीक है। दो तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, एग्रीगेट डिमांड को मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं कि व्हाट आर द फॉलोइंग मेजर्स, या व्हाट आर द मेजर्स which can be measured aggregate demand। तो आपको दो तरीके बता सकते हैं, या व्हाट आर द वेज भी वहां पे यूज किया जा सकता है। तो हमारा जवाब होगा, तो सबसे पहला जनरल प्राइस लेवल, और दूसरा क्या होगा, लेवल ऑफ इनकम ऑफ द पीपल, ठीक है। अब बात आती है कि एग्रीगेट डिमांड इज रिलेटेड टू द जनरल प्राइस लेवल। तो यहाँ पे क्या होते हैं कि जनरल प्राइस लेवल, प्राइस के ऊपर बढ़ने अथवा घटने का बीच में जो रिलेशन होगा, समझे, जनरल प्राइस यानी एक नॉर्मल जो मार्केट में किसी भी वस्तु का जो है, किसी भी सामान का प्राइस, कीमत बढ़ जाना या घट जाना, उससे जो हम निकालेंगे तो वह रिलेशन बताएगा किसके बीच में, एग्रीगेट डिमांड और प्राइस लेवल के बीच में। यह कैसा रिलेशन बनाता है, निगेटिव रिलेशन बनाता है। हाँ,
कैसा रिलेशन बनाता है, तो ये याद रखना है, निगेटिव रिलेशन बनाता है। और जब निगेटिव रिलेशन बनाएगा तो इसका जो ग्राफ बनेगा, जब ग्राफ बनेगा तो इसका इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो इसी को हमने नाम दिया डाउनवर्ड, ठीक है, स्लोप्स डाउनवर्ड। तो यहाँ पे कह दिया कि इसका जो एडी का जो कर्व बनेगा वह डाउनवर्ड, कब, जनरल प्राइस लेवल। अब दूसरी तरफ हम जो है लोगों के क्या कर देंगे, इनकम बढ़ा देंगे या घटा देंगे। इनकम के वजह से क्या असर होगा, तो इनकम की वजह से जो है वह हमेशा एग्रीगेट डिमांड पर पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाएगा। क्या बनाएगा, पॉजिटिव। तो वो इसका जब पॉजिटिव बनेगा तो इसका कर्व क्या होगा, अपवार्ड की तरफ। तो ग्राफ कैसा होना चाहिए, अपवार्ड, इस तरीके से, ठीक है, ऊपर की तरफ जाता हूँ। तो इस तरह के स्लोप को कहते हैं अपवार्ड स्लोप। ये फिजिक्स में भी एक दो बार पढ़े होंगे स्लोप के बारे में, जहाँ पे 9th में आप पढ़े होंगे, नहीं तो आपकी बहन जो है पढ़ रही होगी मोशन वाले चैप्टर में, पूछिएगा अगर आपको दिमाग में नहीं है तो, ठीक है। जी। तो एडी कर्व स्लोप्स अपवर्ड। अब नेक्स्ट है एट द +2 लेवल। जब हम 12th में हैं तो वहाँ क्या पढ़ने हैं कि एग्रीगेट डिमांड ओनली इन रिलेशन टू द लेवल ऑफ इनकम। यहाँ पर जो है +2 लेवल पे हम केवल और केवल रिलेशन बताएंगे किसके, इनकम और एग्रीगेट डिमांड के बीच में रिलेशन बताएंगे, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड राइजेस एज द लेवल ऑफ इनकम राइजेस। यहाँ से कंसेप्ट एक तैयार होगा, जैसे ही किसी व्यक्ति का क्या होगा, इनकम बढ़ेगा, तो इनकम बढ़ेगा तो परचेजिंग पावर भी बढ़ेगा एक तरह से। और परचेजिंग पावर बढ़ेगा, परचेजिंग तभी कर सकता है ना जब उसका डिमांड बढ़ेगा, है ना। आप जो खरीदिएगा तो कोई भी सामान, तो आपका डिमांड होगा तभी तो वो खरीदिएगा ना। अगर डिमांड ही नहीं तो क्या फिजूल का कोई खरीदता है, नहीं खरीदता। तो वही बातें हैं कि जैसे हमारे इनकम बढ़ेंगे तो हमारी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो हम डिमांड भी ज़्यादा करेंगे। इस वजह से हम कह सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से हम यह समझ सकते हैं कि लेवल ऑफ इनकम राइज किया इकोनॉमी में। और दूसरी तरफ इसका वाइस वर्सा भी समझ सकते हैं कि लेवल ऑफ इनकम अगर हर पर्सन का इंक्रीज करेगा तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर कैपेसिटी जो है बढ़ रही है। नेक्स्ट क्या कहता है, aggregate demand is measured not the sum total of physical quantities of goods demanded in the economy. In fact, it is not possible to do so. Aggregate demand is always measured in terms of total expenditure on goods and services. तो कहता है कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो केवल जो है हम ये नहीं इस तरीके से मेजर नहीं कर सकते कि जो है वह सम है, मतलब कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं या जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज का डिमांड हो रहा है मार्केट में, इकोनॉमी में, तो उन सभी को जोड़ दें, तो उससे जो है एग्रीगेट डिमांड नहीं निकल सकता। एग्रीगेट डिमांड जो है हमारा क्या हो सकता है, जितने भी गुड्स और सर्विसेज के ऊपर हमने खर्च किए वह हमारे एग्रीगेट डिमांड का वैल्यू हो गया। और एग्रीगेट डिमांड का वैल्यू हुआ तो वही मेजर कहलाया उसका, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एज व्हाट पीपल विश टू स्पेंड। कहने का मतलब है कि एग्रीगेट डिमांड के तहत जो है हम लोग ये समझते हैं कि जो है लोग किस चीज़ों पर, किन चीज़ों पर जो है
खर्च करने का इच्छा रखते हैं और किन चीजों पर खर्च करना वह पसंद करते हैं या जो है प्लान कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे समाज में जो है अलग अलग अर्निंग कैपेसिटी वाले लोग हैं। ठीक है, तो हमेशा हम यह नहीं कर सकते कि एक समान ही वक्त एक जैसे ही सामान को वक्त खरीदेंगे, है ना। नेवर इंटरप्रेट एनी एज what people actually spend on the purchase, मतलब कि उनकी विश और प्लान के ऊपर भी हम जो है देखते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हमने यहाँ तक क्या देख समझा, तो उसमें देखिए फाइनली जो है एक डेफिनेशन तैयार हो गया। तो क्या डेफिनेशन तैयार हुआ कि एडी यानी एग्रीगेट डिमांड इज द सम total of expenditure that people occur plan to occur on the purchase of goods and services produced in the economy during the period of an accounting year corresponding to their different level of income। ये बातें हमने 6 पॉइंट्स जो अभी हम लोगों ने पढ़े, ये सारे इसके फीचर्स भी हो सकते हैं। व्हाट आर द फीचर्स, व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस, ये इसी डेफिनेशन से निकल के आया। या इन चीजों को, ये ऑब्जर्वेशंस को जब हमने समझा तो जो है यह डेफिनेशन तैयार कर पाए। ध्यान से देखिए तो क्या कहा कि एग्रीगेट डिमांड इज द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर। तो पहला वाला पॉइंट देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कहता था। नहीं, फर्स्ट में यानी फिफ्थ पॉइंट यहाँ सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। ये बातें, उसके बाद जो है क्या है, दूसरी बातें कहा गया कि पीपल प्लान टू इनकर ऑन द परचेज, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आ गई दोनों में, टोटल एक्सपेंडिचर और परचेजेज ऑफ गुड्स। नेक्स्ट क्या है, इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। तो अकाउंटिंग ईयर यहाँ पे है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, तो क्लास 12th में हम लोगों को क्या है कि लेवल ऑफ इनकम के बारे में पढ़ने हैं, मतलब लेवल ऑफ इनकम से ही मेजर करने हैं और किसी भी तरीके से नहीं। या तो यहाँ ले लीजिए द लेवल ऑफ इनकम, या तो इससे ले लेंगे, है ना। फिर है आगे क्या है डेफिनेशन देखते हैं। हाँ, करस्पॉन्डिंग टू देयर डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। हो गया, तो सारे पॉइंट को वह कवर करता हुआ दिख गया। पहली बात जो है टोटल डिमांड, फिर जो है पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, फिर जो है इसका जो पॉइंट नंबर बी देख रहे हैं विद रेफरेंस टू द लेवल ऑफ इनकम ऑफ द पीपल, फिर जो है ये उसी बात को जस्टिफाई करता हुआ नजर आ रहा है। पहले जो है दो तरीके से निकालते हैं, लेकिन क्लास 12 में हम लोगों को केवल इन तरीकों से, आगे चल के जनरल प्राइस लेवल जो है आगे अगर कोई इकोनॉमिक्स लेगा उन्हें पढ़ाया जाएगा हायर क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहा गया यहाँ पर, नेक्स्ट में था टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज विश टू स्पेंड और व्हाट प्लान टू स्पेंड। तो ये सारे को मिला करके डेफिनेशन तैयार किया गया। तो डेफिनेशन में हमारा पहला ही ऑब्जर्वेशन है, कोई दिक्कत? जी नहीं। यहाँ पर हम लोगों को केवल और केवल पॉजिटिव रिलेशन देखना है। ये अच्छी है। पॉजिटिव रिलेशनशिप किसके बीच में, एक है इनकम के बीच में और दूसरा क्या हो जाएगा एग्रीगेट डिमांड के बीच में। तो इन दोनों में जब पॉजिटिव रिलेशनशिप बन रहा है तो ग्राफ इसका कैसा बनेगा,
ग्राफ जो है वह बनेगा अपवर्ड स्लोप। इतनी सी बात दिमाग में रखनी है। तो प्राइस लेवल वाला नहीं है, जब पढ़ाया जाएगा तो आएगा भी नहीं। तो चलिए, बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अब बिहेवियर समझते हैं कि एग्रीगेट डिमांड यानी यही बिहेवियर है जो ये अपवर्ड स्लोप है, ये बिहेवियर है इसका। ठीक है, पॉजिटिव रिलेशन बना रहा है कि निगेटिव रिलेशन बना रहा है, ये बिहेवियर से पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं। बिहेवियर ऑफ एडी यानी एडी स्केड्यूल। Since AD is measured in terms of aggregate expenditure on the purchase of goods and services in the economy, तो AD को मेजर किया गया क्या? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। किस चीज पे? गुड्स और सर्विसेज के ऊपर, गुड्स और सर्विसेज के ऊपर। ठीक है, behavior of AD is studied in terms of behavior of aggregate expenditure। तो एग्रीगेट डिमांड का जो बिहेवियर है वो किन टर्म्स में पढ़ेंगे? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। ध्यान से देखिए, जितना हमारा डिमांड उतना ही मेरा क्या होगा? एक्सपेंडिचर होगा। इसी वजह से एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मान के चलेंगे हम लोग। ठीक है, और इसी को प्लान्ड एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है। किसे? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को। तो इनकम वाई है, मतलब कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम में हमारा जो है बिहेवियर क्या हो रहा है। कहने का मतलब है कि पहले हम कुछ कमाते थे, फिर धीरे धीरे मेरी जो है पैसे पर इनकम बढ़ती गई, तो हमारा स्वभाव तो बदलेगा ना एक्सपेंडिचर के अगेंस्ट में। तो उसी तरीके से हमारे इनकम भी बढ़ सकते हैं, या हो सकता है कि घटा भी सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो आगे देख कर के पता चलेगा। उसी बिहेवियर को हम लोगों को समझना है, और उसी से जो ग्राफ बनेगा तब हम एक क्या बना सकते हैं? धारणा बना सकते हैं कि हाँ भैया, इसका जो है जो स्लोप बनेगा अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, या पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, ये बात है। ठीक है, thus behavior of AD means how aggregate expenditure responds to different level of Y in the economy। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एग्रीगेट बिहेवियर या एग्रीगेट डिमांड के जो स्लोप है उनसे हम क्या समझते हैं, ऐसा भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपका जवाब यही होना चाहिए कि जो है इसके तहत हम लोग यह समझते हैं कि हम जो है डिफरेंट लेवल्स ऑफ वाई का मतलब यहाँ पे इनकम है, क्योंकि इनकम को जहां भी दिखा रहे होंगे तो वह क्या होगा? वाई से डिनोट कर रहे होंगे। ठीक है, इनकम यानी नेशनल इनकम भी कह सकते हैं, क्योंकि मैक्रो में क्या होगा? नेशनल इनकम। ठीक है, वैसे इनकम ही इन जनरल पढ़ेंगे, क्योंकि सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे किसी पर्टिकुलर चीज की बात होगी नहीं। अगर एक्सपेंडिचर भी होगा तो पर्टिकुलर होगा नहीं, एग्रीगेट होगा। ठीक है, ओवरऑल देखेंगे। दिस इज एक्सप्रेस्ड बाय द, ये जो है एक्सप्रेस किया जा रहा है एक टेबल ग्राफ के द्वारा, जिससे कि हम जो है ऑब्जर्वेशंस करेंगे, स्केड्यूल तैयार किए, उसके बाद जो है क्या करेंगे, उसको उसके जैसा वो मांग कर रहा उसके अकॉर्डिंग हम लोग ग्राफ बनाएंगे, तब हम लोग जो है कंक्लूजन निकालेंगे। देखिए ध्यान से कि किसी की इनकम जब 0 थी तो उसका जो है क्या था? एग्रीगेट डिमांड 30 था। खर्च रहेंगे, चाहे वो कमाई करे अथवा नहीं करे, खर्च तो होते ही हैं। तो वही बातें हैं। जब इनकम 0 था तो खर्च एग्रीगेट डिमांड कर लीजिए या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर लीजिए, तो ये 30 थी। अब इसकी इनकम बढ़ी,
20 हो गई, 20 से जो है 20 इनकम हुआ 35, यहाँ तक तो अभी तक निगेटिव में ही है बेचारा। अब इस बार क्या हुआ कि और मेहनत किया, इनकम को बढ़ाया, 40 कर लिया, इनकम 40, उतना ही हमारा एक्सपेंडिचर, मतलब कोई सेविंग्स नहीं इस जगह पे, ठीक है ना। नेक्स्ट, फिर हमने क्या किए, अपने इनकम को बढ़ाए 60, इस बार जो है क्या हुआ, 45, 5 ही रेज किया एक्सपेंडिचर में, फिर 80 किए, फिर 5, यहाँ 5 यूनिट ही बढ़ रहा है, देखना है एक्सपेंडिचर थोड़ी थोड़ी ही बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 100, यहाँ पे क्या है 55, ये 120, ये केवल समझाने के लिए ये हमने माना। तो ये क्या बता रहा है, इस ग्राफ से हम क्या समझ रहे हैं कि देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। ये मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर तो होना है, चाहे आप का इनकम कुछ हो या नहीं हो। जैसे हम लोगों के पेट में खाना जाएगा ही, तो वह खाना जो है, चाहे हम कमाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो वो खाम पेट जो है क्या करेगा, खाना मांगेगा ही, है कि नहीं। तो किसी न किसी तरीके से पूरा करेंगे। तो ये बातें हैं कि y इज इक्वल टू इनकम, तो मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर हमने 30 मान के रखा। द रीजन इज सिंपल, you must incur some expenditure to buy goods for your survival। तो आपको जिंदा रखने के लिए, आपको जिंदा रहने के लिए जो है कुछ गुड्स की आवश्यकताएं पड़ती है। तो इस वजह से इस जगह पे हमने एब्सोल्यूट इनकम या एग्रीगेट इनकम मान के रखा 0। उसके बावजूद भी हमारा जो है डिमांड क्या है, 30 है। यहाँ पे हमारा सेविंग्स नेगेटिव है। इसमें हमने क्या देखा, सेविंग्स का कॉलम अगर बना लें तो यहाँ पे हमको साफ दिखाई दे रहा है कि ये निगेटिव सेविंग्स में जा रहा है। इस जगह पे भी मेरा निगेटिव है, यहाँ पे क्या है 0 है, इस जगह पे सेविंग्स क्या होगा, पॉजिटिव। रीजन यह है क्योंकि एक्सपेंडिचर से ज्यादा क्या है, हमारा इनकम है, आगे मेरा पॉजिटिव ही होता जा रहा है ना, सेविंग्स हमारा पॉजिटिव है। सेकेंड वाला जो है क्या है 20, तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेज एज वाई इंक्रीजेज। जैसे ही हमारा इनकम बढ़ा तो हमारा जो है डिमांड भी बढ़ा थोड़ा। ये तो मेरी क्या थी, बेसिक थी, मतलब कि हमको सरवाइव करने के लिए। अब हमने अपनी इच्छाएं क्या की, डिजायर क्या की, बढ़ाए, ठीक है। यहाँ पर जो है ये एग्रीगेट डिमांड इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू वाई। ये जो है कहने का मतलब हुआ, ये बढ़ा मतलब कि इनकम बढ़ा, इनकम बढ़ा तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ा। यह कैसा रिलेशन बता रहा है, पॉजिटिव रिलेशन बता रहा है, ठीक है। थर्ड नंबर में क्या है कि हमारा जो इनकम हो चुका है 40 यूनिट हो चुका है और एक्सपेंडिचर भी 40 यूनिट था। उस केस में हमारे जो है इनकम बढ़ रहे हैं, एक्सपेंडिचर भी बढ़ गए, क्योंकि एक्सपेंडिचर इससे पहले कितना था, 35 यूनिट था। तो जो है हमारे हमारे पास जो है क्या हुआ, 0 सेविंग्स हुए। यह भी किस चीज को बता रहा था, पॉजिटिव रिलेशंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। फाइनली अगर हम देखें, पहुंच गया हमारा इनकम कहाँ पर, आगे हम चले आते हैं 120, लेकिन वहां पे एग्जांपल 80 वाला दिया है तो 80 वाला समझ लेते हैं। यहाँ पे 60 और 45 वाला भी दिया हुआ। तो आफ्टर अ सर्टेन लेवल ऑफ y इज रीच एडी लैग्स बिहाइंड y। कहता है कि अब जो है सर्टेन लेवल पहुंचने के बाद हमें क्या नजर आया कि एग्रीगेट डिमांड जो है वह इनकम से नीचे हो गया, पीछे रह गया, ठीक है।
उसी तरीके से इनकम मेरा 80 है तो एग्रीगेट डिमांड 50 है। यहाँ पर क्या हुआ कि लोग जो है अब क्या करने लगे, कुछ हिस्से इनकम के जो है सेविंग्स करने लगे। ठीक है, एडी कर्व क्या हुआ, एडी कर्व यानी एग्रीगेट डिमांड कर्व। तो जब भी एग्रीगेट डिमांड की के बारे में कहे कि बताइए जो है एग्रीगेट डिमांड तो एक्सप्लेन करना है ना, बताना है, तो वहाँ पर जो है एग्रीगेट डिमांड का डेफिनेशंस, एक जो वहाँ पर ऑब्जर्वेशंस ऊपर में दिया तो टेबल के फॉर्म में वह आप उसको भी दिखाना होगा। साथ ही साथ ग्राफ, बिना ग्राफ के इकोनॉमिक्स का तो कोई काम ही नहीं था। ठीक है, तो ग्राफ दिखाने ही होंगे, बिना ग्राफ के तो मार्क्स भी नहीं देगा टीचर। इसलिए ग्राफ का बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे भी कीजिए। तो यहाँ पर देखिए एग्रीगेट डिमांड, तो इधर वाई एक्सिस पर क्या दिखाया गया, एग्रीगेट डिमांड, एक्स एक्सिस पे हमारा इनकम दिखाया गया। ठीक है, तो अब जैसे टेबल जो हमने लिया था उसी टेबल के आधार पे हम क्या कर रहे हैं, बना देंगे। तो ध्यान से देखिए ये क्या है, पहला पॉइंट 45 डिग्री एंगल इंडिकेट्स द लेवल ऑफ y as shown on the x axis। ये जो ब्लू वाला लाइन देख रहे हैं ये क्या है, 45 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, ये क्या बताता है, ये बताता है लेवल ऑफ इनकम को बताता है। ठीक है, लेवल ऑफ इनकम को बता रहा है। एग्रीगेट डिमांड जो है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू वाई। यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो पॉइंट है, ये पॉइंट किसका है, ये पॉइंट मेरा जो है ये मैंने बनाया 45 डिग्री पर वाई इनकम को, और ये जो इसको क्या कौन सा कलर कहेंगे, स्काई कलर। ठीक है, ये स्काई कलर जो है यह कौन किस चीज को बता रहा है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को। ठीक है, ध्यान से अगर देखिएगा जिस समय हमारी इनकम क्या थी, जीरो थी, तो उस समय एक्सपेंडिचर जो है मेरा क्या था, 30 था। जिस समय 20 हुआ तो हो सकता है कि इस जगह पे 35 हुआ होगा। ठीक है, इस जगह पे 35 है। जब हमारा इनकम 40 हुआ था तो हमारा एक्सपेंडिचर भी 40 था। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए वाई यानी एग्रीगेट इनकम और एग्रीगेट डिमांड कह लीजिए या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कह लीजिए, कि यह दोनों आपस में क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू वाई कहाँ पे हो गया है, तो उस पॉइंट पर जहां पर क्या है, ई। तो इस पॉइंट को आप देख पा रहे हैं, ई पॉइंट को। यहाँ पे क्या समझेंगे, इस पॉइंट से हम समझे कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू वाई, यानी एग्रीगेट डिमांड जो है वाई के बताइए। प्रायर टू इट, इससे पहले अगर देखिए तो एग्रीगेट डिमांड जो है किससे था, क्या था, तो यहाँ पर इस कॉलम में अगर देखें, इस कॉलम में ये वाले रीजन्स में देखा जाए तो इस रीजन में क्या नजर आ रहा है, इस रीजन में हमने यह समझा कि एग्रीगेट डिमांड जो है ऑलवेज इंक्रीज किससे, वाई से। ठीक है, अब आगे जो है ये हो गया, थर्ड वाला जो है आपका ये वाला जोन दिख रहा है, इस जोन में क्या है, इस जोन में हमने क्या समझा कि इस जोन में हमने देखा कि एग्रीगेट डिमांड जो है वह क्या हो चुका है, वाई से कम हो चुका है। ठीक है,
इस पॉइंट पर हमने क्या देखा कि एग्रीगेट डिमांड जो है वाई के इक्वल हो गया। इस मतलब कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू वाई के पहले हम देखने की कोशिश करें तो वहां पे हमको नजर आया कि एग्रीगेट डिमांड जो है वह इनकम से क्या है, ज्यादा है। और एग्रीगेट डिमांड, और जब हम आगे देखते हैं, मूव करते हैं, उसके बियॉन्ड जाते हैं तो हमें नजर आता है कि एग्रीगेट डिमांड जो है वाई से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, ये इस वजह से, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड जो है वाई से ज्यादा किस लिए है, वजह बताया जा रहा है कि दिस इज बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ मिनिमम लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो कहने का मतलब आपका अर्निंग कुछ भी हो या नहीं हो, लेकिन आपकी डिमांड क्या है, मिनिमम लेवल को पूरा कर रहे हैं। इस वजह से यहाँ पे क्या हो गया कि आपके इनकम के बढ़ने की वजह से एग्रीगेट डिमांड जो है नीचे हो गया, किससे, वाई से। बात समझ में आया कि जैसे जैसे आपके इनकम बढ़ते गए तो एग्रीगेट डिमांड जो है कमता हुआ दिख गया। ठीक है, हायर लेवल्स ऑफ वाई। अब इस केस में लोग क्या करेंगे, जब आपके पास पैसे बचने लगेंगे, पूरा का पूरा पैसा खर्च नहीं होगा, तो क्या कीजिएगा, आप कीजिएगा सेविंग्स। इसके लिए आपने एक चैप्टर पढ़ के आया है, बैंकिंग वाला चैप्टर, वहीं तो सेविंग कीजिएगा ना। तो सेविंग्स आर पार्ट ऑफ देयर इनकम। अब जो है मिनिमम लेवल ऑफ इनकम जो है क्या है, एडी इक्वल्स टू 30। मिनिमम लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड ये 30 कह दिया। ठीक है, दिस इंडिकेट्स एक्सपेंडिचर independent of the independent of the level of income in the economy। ये क्या हो गया कि ये जो है, हमने क्या समझा कि ये इंडिकेट क्या करता है, ये ग्राफ जो है इंडिकेट यह करता है कि एक्सपेंडिचर जो है लेवल ऑफ इनकम से क्या है, इनकम से इंडिपेंडेंट है, अलग है। क्योंकि अब हम समझ सकते हैं ऐसे कि जो है इनकम बढ़ रहा है तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, लेकिन जिस रेशियो में इनकम बढ़ रहा है उस रेशियो में हमारा एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ रहा है। इसके तहत तो हमने क्या समझा कि ये जो है इंडिपेंडेंट है, इससे एग्रीगेट इनकम से या लेवल ऑफ इनकम से। ठीक है, AD starts from 30 on the y-axis. It suggests, तो ये पूरा ग्राफ को बताएगा फाइनली कि इट सजेस्ट मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर। तो एडी जो है स्टार्ट हो रहा है 30 से। आपने देखा था स्काई कलर का लाइन, तो वह बता रहा है मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर को। एक्सपेंडिचर विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ वाई इन द इनकम। इसलिए कहा गया ऐसा क्योंकि जो है यह भी हम कह सकते हैं कि आपकी इनकम हो या नहीं हो, खर्च होंगे ही। इस वजह से कह सकते हैं कि वो इनकम और एक्सपेंडिचर एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है। एक्सपेंडिचर जो है बिल्कुल ही अलग है इनकम से, क्योंकि आप कमाइए अथवा नहीं कमाइए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खर्च होना स्वाभाविक है। ठीक है, ई पॉइंट क्या है, ई वैसा पॉइंट है, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है जहां पर क्या हो रहा है, हमारा एग्रीगेट डिमांड और इनकम दोनों बराबर हो जा रहे हैं। उसके पहले अगर हम देखने की कोशिश करें तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो इनकम से क्या था, कम था, क्योंकि वहां पर मिनिमम लेवल ऑफ डिमांड का इम्पैक्ट था। ठीक है, उसके बाद जाए ई पॉइंट से आगे बढ़े तो हमको क्या नजर आया कि एग्रीगेट डिमांड जो है इनकम से कम है। इसका वजह यह है कि हमारे इनकम क्या हो गए, राइज हो गए। ठीक है, तो एट हायर लेवल ऑफ इनकम
अब इन जगहों पर क्या करेंगे लोग, उनके पास जो है काफी सारे अमाउंट जो है बच जाएंगे, तो वह सेविंग्स करना चाहेंगे टू सेव ए पार्ट ऑफ देयर इनकम। तो हमने क्या देखा, जनरली यह नजर आता है कि जब हम एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ बना रहे होते हैं तो वह y इंक्रीजेज। एग्रीगेट डिमांड जो है हमने क्या देखा, एग्रीगेट डिमांड जो है हमारा बढ़ रहा है और इंक्रीजेस बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है। तो ठीक है, बात समझ में आया। एक्सपेंडिचर अलग मुद्दा है, लेकिन इनकम बढ़ेगा तो हमारे डिमांड भी बढ़ते हैं, हमने यही देखा। ठीक है, एडी स्केड्यूल, वो जो टेबल था वो स्केड्यूल कहलाएगा, जो हमने ग्राफ अभी देखा उसे एडी कर्व कहेंगे। तो एडी स्केड्यूल इज ए टेबल शोइंग एडी और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कहिए corresponding to different levels of income यानी Y in the economy. Aggregate demand is positively related to Y. However, there is always some minimum level of AD even when Y equals to 0. ठीक है, बात वही है। At higher levels of Y, aggregate demand lags behind Y because people start saving a part of their income. इसी चीज को ड्रामेटिक डायग्राम के माध्यम से बता रहे होंगे। तो एडी कर्व इज ए डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ ए क्या है, एडी स्केड्यूल, जिसमें कि क्या क्या दिखाए जा रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड जो है वह करस्पॉन्डिंग है इसके डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम के। ठीक है, इसका जो ग्राफ है वह क्या हो रहा है, स्लोप्स अपवर्ड। ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, शोइंग पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन किसमें, एग्रीगेट डिमांड और इनकम में। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो नेक्स्ट पॉइंट है एग्रीगेट, सॉरी, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। सेकंड है कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो कंपोनेंट्स क्या है इसके, तो ये पहला है क्लोज्ड इकोनॉमी, दूसरा है ओपन इकोनॉमी। पहला क्या हो गया, क्लोज्ड इकोनॉमी, और दूसरा ओपन इकोनॉमी। तो अब इस क्लोज्ड इकोनॉमी के तहत हम समझते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी के तहत हमें दो बातें समझ में आएगी। पहला हो गया टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी और दूसरा थ्री सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी। टू सेक्टर यानी कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को नजर में रखेंगे। ठीक है, ये हो गया टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी। ठीक है, अब वहां पर थ्री सेक्टर में क्या होंगे, अब हमारा जो है सेविंग्स भी जुट जाएगा। क्या होना चाहिए, सेविंग्स भी जुट जाना चाहिए। सेविंग्स तो तभी होगा जबकि, अच्छा सेविंग्स कर रहे हैं तभी तो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सॉरी सेविंग्स नहीं। अब क्या है कि थर्ड में क्या होगा, थ्री सेक्टर में हो गया कंजम्पशन, घर में जो खर्च कर रहे हैं, दूसरा प्राइवेट इंस्टीट्यूट या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, और तीसरा जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया।
यह हो गया थ्री सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी। चलिए इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। तो a closed economy may be of two types. First one is the two-sector closed economy, and the second one is three-sector closed economy. और two-sector closed economy includes, इसमें क्या क्या है? सबसे पहला हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर को लेंगे, और दूसरा क्या लेंगे? प्रोड्यूसर सेक्टर लेंगे। ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर और कौन आएगा? प्रोड्यूसर सेक्टर। तो टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी के तहत, टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी के तहत जो है कौन कौन से सेक्टर आएंगे? एक हो गया हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा हो गया प्रोड्यूसर सेक्टर। ठीक है, और थ्री सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी के तहत क्या आएंगे? ये दोनों तो सेम रहेंगे, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, और तीसरा हो जाएगा गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, उसके बाद जो है टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी इंक्लूड्स हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। स्पेसिफिकली देयर इज नो गवर्नमेंट सेक्टर इन दिस इकोनॉमी। इसलिए यहाँ पे कह दिया क्या कि इन दोनों में के बाद जो है गवर्नमेंट सेक्टर का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। यहाँ पे हाउस होल्ड क्या करेगा? गुड्स को परचेज करेगा। गुड्स को क्या कर रहा होगा? परचेज कर रहा होगा। क्यों करेगा परचेज? ताकि वह कंज्यूम करे उस गुड्स को। ठीक है, फॉर पर्पस ऑफ कंजम्पशन। तो अकॉर्डिंगली देयर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो वह जो हाउस होल्ड के द्वारा जो एक्सपेंडिचर किए जा रहे होंगे, तो किस पर्पस के लिए? कंजम्पशन के पर्पस के लिए, मतलब खुद के उपभोग करने के लिए। ठीक है ना, तो इस वजह से इनके द्वारा जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, इनके द्वारा, हाउस होल्ड के द्वारा, तो उसे हमने क्या नाम दिया? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का नाम दिया। ठीक है, इसे हम हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहेंगे। दूसरी तरफ आप देखिए तो क्या होगा कि प्रोड्यूसर सेक्टर्स हमने पढ़ा। प्रोड्यूसर्स तो तभी न प्रोड्यूस करेगा जब उसके पास जो है, उसके पास क्या होंगे? रॉ मटेरियल्स होगा। और वह रॉ मटेरियल्स क्या करेगा? खरीदेगा किसी न किसी पर्पस के लिए, या वह खरीदेगा। तो वह पर्पस उसका क्या है? इन्वेस्टमेंट पर्पस है। वह पर्पस क्या है? हम रॉ मटेरियल्स खरीदेंगे, क्योंकि वह खुद तो कंज्यूम नहीं करेगा। प्रोड्यूसर सामान जो बनाएगा तो वह खुद के लिए तो नहीं बनाएगा, वो औरों के लिए बनाएगा। तो उस समय जो खर्च कर रहा है, तो वह का एक्सपेंडिचर कैसा कहलाएगा? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहलाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि परचेज गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। इस वजह से हमने क्या कहा? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और इसे रिप्रेजेंट आई से करेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को सी से करेंगे। कोई दिक्कत? और जब हम इसका इक्वेशन तैयार कर लेते हैं एक तरह से इक्वेशंस के फॉर्म में, तो हमें क्या निकल पता चलता है कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू कंजम्पशन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किसके द्वारा किए जाएंगे? हाउस होल्ड के द्वारा। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन कर रहा होगा? प्रोड्यूसर्स कर रहा होगा। ठीक है, दूसरा हम देख रहे हैं कि थ्री सेक्टर क्लोज इकोनॉमी। थ्री सेक्टर क्लोज इकोनॉमी में क्या होंगे? तीन सेक्टर्स आ रहे होंगे। एक हाउस होल्ड सेक्टर्स, दूसरा हो गया प्रोड्यूसर सेक्टर्स, तीसरा हो गया गवर्नमेंट सेक्टर्स। ठीक है, जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो हाउस होल्ड सेक्टर में
को हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि ये जो है हाउस होल्ड सेक्टर्स जो है वह परचेज करेगा, सामान को क्या करेगा, परचेज करेगा। किस पर्पस के लिए, प्रोडक्शन सॉरी कंजम्पशंस के पर्पस के लिए। इस वजह से इनके द्वारा जो खर्च किए जा रहे होंगे तो वह क्या कहलाएगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ठीक है। दूसरा हमने देखा प्रोड्यूसर सेक्टर, तो यह किस लिए कर रहा होगा, यह कर रहा होगा इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इस वजह से इन्हें हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कह सकते हैं। अब तीसरा जो आया, तीसरा वह है गवर्नमेंट सेक्टर, तो ये गवर्नमेंट सेक्टर दोनों पर्पस के लिए काम करेगी, मतलब कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी करेगी, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी करेगी। अब बात आती है ये कैसे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में देख सकते हैं एक तरह से कि वह जो है सब और लोगों को, कई लोगों को क्या करवाती है, राशन डिस्ट्रीब्यूट करवाती है, तो वह क्या हुआ, एक तरह का वहां पर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हुआ। रोजगार का साधन क्रिएट करवाना, वहां पर जो है सरकार पहले इन्वेस्टमेंट कर रही होगी, तो वह इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कराया गवर्नमेंट सेक्टर में। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो the government makes collective consumption expenditure, collective consumption expenditure, it refers to the public consumption expenditure on behalf of the societies as a whole। तो औरों के बदले कौन काम कर रही है, पब्लिक सेक्टर एक्सपेंडिचर कहिए या पब्लिक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन कर रही होगी, गवर्नमेंट कर रही होगी। वैसे जो है एक्सपेंडिचर को हमने नाम दे दिया गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा किया जा रहा है, तो ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, इसे हम रिप्रेजेंट जी से करेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फूड, क्लोथ्स फॉर द डिफेंस फोर्सेस, ये सारे हो गए। जो है कपड़े और जो है अब भोजन पे जो खर्च करती है सरकार, तो वह क्या हो गया, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हुआ। नए नए जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बनाएगी, ब्रिज हो गया, रेलवे स्टेशन बनवाए गए, तो पब्लिक के ही बिहाफ में जो काम कर रही है, लेकिन सभी के लिए काम की, तो वह क्या हुआ, वहां पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, तो वह इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किए गए गवर्नमेंट के द्वारा। तो वह गवर्नमेंट, तो हम समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है दोनों एक तरह के एक्सपेंडिचर कर रही है, इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन। तो अब यहाँ पर फाइनली हम लोगों को समझ में आया कि एग्रीगेट डिमांड जब थर्ड सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी के तहत इसका इक्वेशन के फॉर्म में दिखाने की कोशिश करते हैं या रिलेशनशिप बताने की कोशिश करते हैं, यह सम हो जाता है किसका, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। यहाँ तक में कोई परेशानी, ये देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में क्या क्या आ सकता है, रोड्स, ब्रिजेस और भी कई सारे चीज, रेलवेज। ठीक है, कई सेक्टर्स में काम करते हैं। अब बात आती है कि अभी हमने पढ़ा ये क्लोज्ड इकोनॉमी, क्या पढ़ा, क्लोज्ड इकोनॉमी। अब बात आती है क्या चीज, ओपन इकोनॉमी, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन ओपन इकोनॉमी। तो ओपन इकोनॉमी में क्या होगा, चार सेक्टर्स होंगे। इन ओपन इकोनॉमी इंक्लूड्स फोर सेक्टर्स, पहला कौन, हाउस होल्ड सेक्टर्स, दूसरा प्रोड्यूसर सेक्टर्स, तीसरा गवर्नमेंट सेक्टर्स और चौथा जो है बाहर से यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। ठीक है, जिसे हम कहते हैं एक तरह से नेट एक्सपोर्ट्स, क्या क्या नाम देते हैं, नेट एक्सपोर्ट्स का नाम देते हैं। कोई दिक्कत,
तो कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, जो बाहर से हमने भी मंगवाया कोई भी वस्तु, तो यह क्या कहलाया, नेट एक्सपोर्ट्स कहलाया। तो हमको नहीं लगता है कि इसमें बताने की जरूरत है ज़्यादा। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर जनरेट्स डिमांड फॉर आवर गुड्स एंड सर्विसेज। कई बार जो है हम लोग क्या करते हैं, कई सारे प्रोडक्ट्स, कई सारे सामान का स्टॉक हमारे देश में कम हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरे कंट्री से मंगवाते हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ, वह एक्सपोर्ट हुआ। ठीक है, कई सारे चीज हम लोग दूसरे कंट्रीज को देते हैं, तो वो इंपोर्ट हुआ। फाइनली जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस आएगा, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, नेट एक्सपोर्ट्स कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बातें आ गई, बट ऑल्सो इतना हो गया, देख सकते हैं वही बातें हैं। तो हमने यहाँ पे रिलेशन बनाया, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। कोई दिक्कत, ये हो गया ओपन इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी में जो है हमने दो बातें पढ़ी, एक टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी, एक थ्री सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी। टू सेक्टर के तहत हमें क्या क्या मिला, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्लोज सेक्टर, थ्री सेक्टर क्लोज इकोनॉमी में क्या देखे हम लोग, तो वहां पर देखे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस जो है गवर्नमेंट। ठीक है, जब हम पूरा खोल दिए, ओपन कर दिए अपनी अर्थव्यवस्था को, तो वहां पे हमने क्या देखा कि जो है एक और टर्म जुट गया, एक और कंपोनेंट्स ऐड हो गए, एक्सपोर्ट वाला हिस्सा। तो इसमें जो है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस जो है गवर्नमेंट, ठीक है, प्लस जो है नेट एक्सपोर्ट्स हो गए, नेट एक्सपोर्ट। ये बात है, यहाँ तक में कोई परेशानी है तो बताया जाए। बोलिए।